हमारे पास जो एक पेशेंट आए थे 45 इयर्स ओल्ड, बैंक में अकाउंटेंट थे और उनका नॉर्मल बैंक वगैरह का काम था। तो जैसे फिर उन्होंने एक बार नोटिस किया कि उनके खुद के चेक कैंसिल होने लगे। अच्छा, क्योंकि उसको बैंक से बोला कि आपके सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है हाथ कांपने की वजह हाथ से। कांपने की वजह से। आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम जाता है कि कौन से मसल्स मूव करेंगे। स्पीड भी शुरुआत में अच्छी होती है, फिर वहाँ जाके रुक भी जाएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है, जहाँ से स्टार्ट होगा ये स्पीड से वहाँ पहुँचेगा और फिर वहाँ पे हाथ बहुत रुक इंस्टेंट जाएगा। होता है, मच्छर काटता है हम तुरंत जो है। हाँ, और आप सही जगह पे पहुंचते हो और वहां जाके रुक भी जाते हो। आपके हाथ ऐसे एरिया है कि जो बहुत फाइन काम कर रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में बहुत बड़ा है। तो ब्रेन का काफी बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ आपके हाथ को ही कंट्रोल करता है। और पार्किंसन का फीचर है कि वो फाइन ट्रेमर्स होते हैं, तो इसीलिए आपके हाथ के जो फाइन मूवमेंट्स है उसी में ट्रेमर्स होते हैं। आपके सेंटर वाले एरियाज में ट्रेमर्स नहीं होते। उससे किसी की जुबान नहीं कांपती, किसी के होठ नहीं कांपते, किसी के पैर इतने नहीं कांपते। अगर इस टाइप के लक्षण होते तो आप सही डॉक्टर को भी पकड़े, है ना। हमारे डॉक्टरी में एक बोल है कि डॉक्टर्स कभी ना नहीं बोल पाते। आज मैं नहीं बोल पाता कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। तो आप अगर गलत जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो आप कुछ तो लिख देंगे, फिर आप और समय बर्बाद करेंगे। यही पेशेंट जो ट्रेडमिल पे काम करेंगे, जिम जाएंगे, अपना योगा करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, वॉकिंग डेली करते रहेंगे, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू पार्किंसन पेशेंट्स जो घर में ही बैठे रहेंगे। सर, मोहम्मद अली तो बॉक्सर थे, बहुत फिट थे। कुछ बीमारियां धीरे धीरे आती हैं, इतनी धीरे कि शुरुआत में पता ही नहीं चलता। पार्किंसन एक ऐसी ही बीमारी का नाम है जिसके लक्षण को लोग अक्सर कमज़ोरी या बढ़ती उम्र का सिम्टम समझ के टाल देते हैं। दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली को भी रिटायरमेंट के बाद यही बीमारी हुई थी। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस बीमारी का सामना किया। पार्किंसन डिजीज़ है क्या, कैसे शुरू होती है और किन लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम के मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी। वेलकम सर। थैंक यू सर, पहले ये टर्म थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है, शरीर क्या संकेत देता है। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने आज ध्यान देने के लिए आपने माना, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो पार्किंसन एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब आपकी एक हरकत का प्रॉब्लम है। अब देखो, हमारे पास एक ब्रेन की बहुत अच्छी खासियत है कि हम सोच के डिसाइड कर पाते हैं कि आपका हाथ कहाँ जाएगा। अब ये हम जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत इसको आसानी से लाइटली ले लेते हैं कि भाई हमारा ब्रेन, पर ये करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारा कंप्यूटेशन चाहिए। तभी आज भी हम इतना अच्छा रोबोट नहीं बना पाते कि आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम जाता है कि कौन से मसल्स मूव करेंगे। स्पीड भी शुरुआत में अच्छी होती है, फिर वहाँ जाके रुक भी जाएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है, जहाँ से स्टार्ट होगा ये स्पीड से वहाँ पहुँचेगा और फिर वहाँ पे हाथ बहुत रुक इंस्टेंट जाएगा। होता है, मच्छर काटता है हम तुरंत जो है। हाँ, और आप सही जगह पे पहुँचते हो और वहाँ जाके रुक भी जाते हो। हम जैसे टेबल पे पड़ा हुआ ग्लास लेते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ रुक जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये आपके मूवमेंट को डिसाइड करता है। ठीक है। अब इसकी फाइन ट्यूनिंग करने वाली, जो सिंपल वर्ड में जो मोटर्स बोलते हैं, वो मोटर्स का ट्यूनिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं डोपामिन। अच्छा, तो शरीर, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जो डोपामिन बनाते हैं, जो हैप्पी फील कराते हैं हमको। हाँ, वही डोपामिन है? नहीं, वो सेरोटोनिन है। अच्छा। पर डोपामिन आपको एंटिसिपेशन का हार्मोन है ऐसे, जो आजकल पर डोपामिन के ब्रेन में बहुत फंक्शंस है, पर ये वही मोटर्स जो आपके मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो वो सेल्स, वहाँ के सेल्स धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं ना। तो वो खत्म होते जाते हैं, तो इसलिए आपकी मूवमेंट है वो आपकी खराब हो जाती है। क्यों खत्म होते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? नहीं, ये डिजेनरेटिव डिजीज है। अच्छा। बहुत कम लोगों में जेनेटिक हो सकता है, कुछ लोगों में या तो कोई टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर के कारण हो सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली हमें इसका कोई कारण नहीं। तभी उसका नाम हमने इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। इडियोपैथिक मतलब हमें उसका कॉज नहीं पता है ना। जैसे कुछ लोगों के थायराइड के सेल्स खत्म हो जाते हैं तो थायराइड प्रॉब्लम होता है, आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले हो जाते हैं खत्म तो आपको डायबिटीज हो सकता है। वैसे ही ब्रेन में कुछ सेल्स जहाँ पे खत्म होते हैं तो उससे आपको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। वैसे सर, अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि किस एज ग्रुप में आपने सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे हैं इसके पार्किंसन के? पार्किंसन की जो टिपिकल एज ग्रुप है वो अराउंड 60s के आसपास है, बिटवीन 45 to 60, और ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो मोर देन 60 ईयर्स के बाद आपको बताते हैं। तो अब प्रॉब्लम और दुविधा ये है कि 45 to 60 के आसपास की एज है ना, वर्किंग क्लास की एज ग्रुप है, जहाँ पे आपकी एक्टिव लाइफ शुरू हो रही है, आप काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, और उस टाइम पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटिंग और आपको इनकैपेसिटिंग फील कराता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा।
फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको वो खुद ड्राइव करते हैं, तो आपके खुद इंडिपेंडेंस है, तो बोलते हैं कि आप मुझे डॉक्टर ने ड्राइव करने के लिए मना किया है और मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो कोई चीज़ आपको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और आपकी लाइफ उसमें बहुत आप परेशान हो जाते हो लाइफ से। क्या जो जैसा हमने फिल्मों में देखा है इस डिजीज़ के बारे में कि हाथ कांपना, और अमूमन हमने ये भी देखा है कि लगभग बुजुर्गों में हाथ कांपने की समस्या हो ही जाती है, तो क्या हर हाथ कांपना पार्किंसन डिजीज़ है, और इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं? सिर्फ हाथ कांपते हैं या कुछ और भी लक्षण होते हैं? नहीं, ये बहुत सही पहचाना आपने कि हाथ कांपना जो ट्रेमर्स की हम प्रॉब्लम बोलते हैं, ट्रेमर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जो आपकी एज बढ़ती है, आपकी सिनाइल चेंजेस होते हैं जिसको हम सिनाइल ट्रेमर्स बोलते हैं, उसके साथ तो होता है। पर पार्किंसन के मरीज़ में खासियत ये है कि आपकी शुरुआत एक साइड से होती है, एक साइड का हाथ कांपता है, फिर दोनों साइड के हाथ कांपते हैं, और ये चीज़ प्रोग्रेसिव है। आपने अगर कोई बुजुर्ग को देखे, वो 70 में भी हाथ कांपते हैं और वैसे हाथ उनके 80s में भी कांपते हैं। रैपिड प्रोग्रेशन नहीं देखा जाता। तो अगर आपको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो रही है जो रैपिड प्रोग्रेशन में हो रही है, तो फिर वो पार्किंसन का संकेत है। दूसरी, काफ़ी पार्किंसन के पेशेंट को ट्रेमर्स नहीं भी होते, उनको सिर्फ स्लोनेस होती है। तो आपने देखा है कि आप काम करने में स्लो हो गए। फॉर एग्जांपल, आपको उठ के यहाँ से बाथरूम तक जाने में ज़्यादा टाइम लगने लगा, खाना खाने में आपका टाइम बढ़ गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो स्लोनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम। और वही दूसरी तीसरी चीज़ होती है रिजिडिटी, जिसमें पे हाथ पर आपको जकड़न महसूस होती है। तो जकड़न के कारण आप क्या करते हो कि आपका जो चलना है, आप पहले नॉर्मल अच्छे एक एक फुट के स्टेप्स लेके चल रहे थे, फिर आपका हाथ पैर के आपका जो स्टैंस है वो कम हो गया, तो आप धीरे धीरे चलने लगे, आपकी सारी मूवमेंट स्लो करके ऊपर हो गई। तो ये बहुत टिपिकल फीचर है। तो ये 3 फीचर हम टिपिकल पार्किंसंस के मानते हैं, एक ट्रेमर्स, एक आपका स्लो हो जाना, और एक आपको जकड़न होना, रिजिडिटी जिसको बोलते हैं। क्या सिर्फ हाथ ही क्यों कांपते हैं इसमें? क्या या ऐसा भी फील होता है कि शरीर भी में भी कुछ कंपन हो रही है हमारे, जो दिख नहीं रही है? हाँ, तो आपके ब्रेन के बहुत पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। आपके हाथ ऐसे एरिया है कि जो बहुत फाइन काम कर रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में बहुत बड़ा है। तो ब्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ आपके हाथ को ही कंट्रोल करता है। और पार्किंसन का फीचर है कि वो फाइन ट्रेमर्स होते हैं, तो इसीलिए आपके हाथ के जो फाइन मूवमेंट्स है उसी में ट्रेमर्स होते हैं। आपके सेंटर वाले एरियाज में ट्रेमर्स नहीं होते, उससे किसी की जुबान नहीं कांपती, किसी के होठ नहीं कांपते, किसी के पैर इतने नहीं कांपते, तो हाथ ही ज़्यादा कांपते हैं आपके ऐसे। सर, मेरे एक परिचित थे, तो उन्होंने बताया, उनको ये बीमारी बाद में डायग्नोज हुई। वो कहते थे कि दिन में मैं काम करता था, ऑफिस जाता था, बिजी रहता था, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे है ये दिक्कत। लेकिन जब मैं सोने से पहले सब कुछ लाइट ऑफ करके, तब मुझे फील होता था कि मेरे हाथ, मेरे पैर थोड़े से यहाँ पे कुछ हरकत हो रही है, कांप रहे हैं, या कोई जब बहुत बिजी नहीं है तब उनको ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है कि आप बहुत बिजी हैं, आप इग्नोर कर दे रहे हैं उसको। तो ये उन्होंने जो नोटिस किया वो बहुत अच्छा नोटिस किया है। अब जो ट्रेमर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है रेस्टिंग ट्रेमर्स, जिसमें अगर आप में कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके हाथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी होते हैं इंटेंशन ट्रेमर्स, कि अगर आपका हाथ शांत बैठा है और अगर मैं पेन पकड़ने जाऊंगा तो पेन पकड़ते पकड़ते मेरा आ जाएगी। पार्किंसन है वो एक रेस्टिंग ट्रेमर्स है। तो अगर आप कुछ करने जाओगे तब आपको उसमें मूवमेंट ट्रेमर्स नहीं आएगी। जैसे कि उन्होंने फील किया जब रात को आराम करते थे तब उनको ट्रेमर्स आती थी। तो ये एक पार्किंसन का ही फीचर है। ये एक संकेत है, मतलब इससे पता चला। आप कुछ ऐसे एनेक्डोट भी बता सकते हैं क्या कि जहाँ से सिर्फ सिम्टम नहीं, कुछ और काम के जरिए उनको डायग्नोज हुआ हो, कुछ और शरीर में हरकत जो बहुत कॉमन, क्योंकि इसका एज ग्रुप मैंने बताया वर्किंग है। हमारे पास जो एक पेशेंट आए थे 45 ईयर्स ओल्ड, बैंक में अकाउंटेंट थे और उनका नॉर्मल बैंक वगैरह का काम था। तो जैसे फिर उन्होंने एक बार नोटिस किया कि उनके खुद के चेक कैंसिल होने लगे। अच्छा। क्योंकि उसको बैंक से बोला कि आपके सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है, हाथ कांपने की वजह से। और दूसरा कि आपको सिग्नेचर करने के लिए आपके हाथ की मूवमेंट्स पूरी चाहिए, और क्योंकि उसमें टाइटनेस होती है तो सिर्फ कंपन भी होती है, तो आपके लेटर्स वेवी हो गए और आपके हाथ पूरे जाते हैं आपके सिग्नेचर, और आपके राइटिंग्स छोटे हो जाते हैं। तो ये बहुत पहला संकेत होते हैं जो वर्किंग उसमें होता है। कुछ लोग आते हैं कि मैं आप ठीक से टाइप नहीं कर सकते, उन्हें टाइपिंग स्पीड कम हो गई है। ये वर्किंग क्लास की बहुत रियल प्रॉब्लम्स है जिससे हम आपको पता चलता है। फिर जो थोड़े ओल्डर एज ग्रुप में होता है, रिटायरमेंट के आसपास के होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई उनके जो बेटर हाउस होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो खाने में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, आधी चीज़ें गिरती रहती है, चेयर से गिर जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। फ्रीक्वेंट फॉल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। हाँ जी, पार्किंसन का पेशेंट या उससे लगती आसपास बीमारियों का पेशेंट है, उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
उनको अगर कोई पेशेंट 2 या इससे ज़्यादा बार गिरता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म ख़राब है, तो एक पार्किंसन का संकेत हो सकता है। और किस सिम्टम से कंफ्यूज होते हैं लोग कि कुछ और समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं आपके एक पास? तो जो ट्रेमर्स होता है, वो ट्रेमर्स को हम ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि भाई अगर 70 इयर्स में है तो भाई ये तो एज के कारण ट्रेमर्स हो रहे हैं। और दूसरा, अगर स्लो हो रहे हैं तो ज़्यादातर फैमिली वाले ही बोलते हैं कि नहीं, ठीक से खाते नहीं है, विटामिन की कमी है। आजकल विटामिन डी और B12 से तो सब कुछ ही होता है, आपको पता है। तो ये सब चीज़ों के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देन फिर डॉक्टर्स को सीख नहीं करते। एंड बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस टाइप के लक्षण होते हैं तो आप सही डॉक्टर को भी पकड़े, है ना। हमारे डॉक्टरी में एक बोल है कि हमें डॉक्टर्स कभी ना नहीं बोल पाते। आज मैं नहीं बोल पाता कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो आप अगर गलत जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो आप कुछ तो लिख देंगे, फिर आप और समय बर्बाद करेंगे। तो सही डायग्नोसिस होने में बहुत टाइम लगता है, पर थैंक्स टू पीपल लाइक यू और जो आप अवेयरनेस ऐसे स्प्रेड कर रहे हो, तो अब के टाइम में लोगों को पता चलने लगा है कि अगर ये सिम्टम है और गूगल बाबा से सब कुछ गूगल करते हैं तो आपको पता चलता है कि पार्किंसन हो सकता है। सारी बात है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपको कुछ और कारण हो, आप गूगल करके और सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर दे, आप डायग्नोज ना करें। वो तो एंजाइटी हो आपको और यस यस, उसमें भी हाथ का बहुत सारी चीज़ में हाथ कांप सकते हैं आपके। एंजाइटी में हाथ कांपना और आपको भूलने की बीमारी, जिसको हम बहुत जल्दी, हमारे पास आजकल काफ़ी यंग जनरेशन आती है 20-25 ईयर्स के, सर मैं बहुत भूल रहा हूँ, मैं नाम याद नहीं रखता, मुझे नहीं है, ये एक एंजाइटी का संकेत होता है। पर एंजाइटी में आपके मूवमेंट्स, एंजाइटी एक मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें जो आपके जैसे हम पहले बोलते हैं कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है ऐसे, है ना, तो इसमें आई में ट्रेमर्स आते हैं, फैसिकुलेशंस आते हैं। पार्किंसन वाले ट्रेमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेमर्स होते हैं जो हमेशा रहते हैं। एंजाइटी हमेशा आपको 24 घंटे नहीं रह सकती, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग क्या आप ऐसा मानते हैं सर कि भारत में ये बीमारी मतलब उन बीमारियों में से हैं जिनकी डायग्नोसिस बहुत नहीं हुई, लोगों ने इसे उम्र का और सामान्य चीज़ मान के स्वीकार कर ली? यस, ये बहुत सही है कि हमने ट्रेमर्स और पार्किंसन बीमारी को काफ़ी नज़रअंदाज किया है, क्योंकि अगर ये हमारे बुजुर्ग वर्ग में होती है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एज के साथ होता है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं करते, जबकि इसकी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है और ट्रीटमेंट करना बहुत सिंपल भी है। जब से इसकी मेडिसिन की खोज हुई है 50s के दशक में, तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, बट फिर भी डायग्नोसिस नहीं होने के कारण हमारे देश में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। फिर सर आप कह रहे हैं कि इसका कोई कॉज समझ में नहीं आया है। मैं एक दो स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का जिक्र था। हाँ जी, कि कोई लिंक हो सकता है इससे। दावा नहीं था, क्या आप मानते हैं? हाँ, लिंक हो सकता है। अगर कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स फील्ड्स में एक्सपोज होता है या फिर ऐसे टॉक्सिन्स या कोई पर्टिकुलर केमिकल फैक्ट्रीज के उसमें एक्सपोज होता है, तो इसमें ये पार्किंसन या मूवमेंट डिसऑर्डर्स या पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे ही एक क्लोज फैमिली फ्रेंड में से एक, उनको 3 जनरेशन में पार्किंसन है। तो अब सबको पता है कि भाई मुझे भी पार्किंसन होने वाला है ना, तो ये अब तो ये जेनेटिक कॉज भी है इस टाइप का पार्किंसन का। तो अब जब जेनेटिक है तो फिर बहुत पहले, बहुत कम एज में इसके सिम्टम क्यों नहीं आते हैं? उसके एज में सिम्टम आने के लिए भी आपका जैसे क्लॉक होता है ना, जैसे एजिंग के साथ ही होता है, तो डिजनरेशन भी एजिंग के साथ ही शुरू होता है, वो चीज़ यंग एज में नहीं हो पाएगी तभी। बट ऐसा मानता है कि जो जेनेटिक होते हैं ना, उनको थोड़ा नॉर्मल पॉपुलेशन से जल्दी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं सर। मान लीजिए डायग्नोज हो गया, तो सबसे पहला सवाल गूगल पे यही पूछा जा रहा था, मैंने देखा तो, कि क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से, या सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट से इसको मैनेज किया जा सकता है? इसके लिए मैं हर एक पेशेंट को बोलता हूँ, आप इसको ठीक होना किसको मानते हैं? क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? तो काफ़ी बीमारी ऐसी है हमारे पास जिसका क्योर नहीं है। जब हम क्योर वर्ड बोलते हैं तो हम उसको बहुत संभल के बोलते हैं, तो पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना? जैसे आपके पास डायबिटीज़ है तो वो आपका कोई डेथ वारंट नहीं है। डायबिटीज़ के साथ हम नॉर्मल पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं उसको कंट्रोल करके। अब हमारे पास यही चीज़ HIV एड्स के लिए भी है। आज से 10-20 साल पहले देखो तो हमें कितनी अवेयरनेस होती थी एड्स के बारे में कि हम ये कंट्रोल नहीं होगा, ये तो मतलब एड्स मतलब ख़त्म। एड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम चीज़ पार्किंसन की बीमारी को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको पार्किंसन की बीमारी हुई है तो आप ट्रीटमेंट जब जितने अर्ली स्टार्ट करते हो, आप जितना अच्छा उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज करते हो, तो उससे आप अपनी बाकी की लाइफ पूरी नॉर्मल जी सकते हो। ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल। शूट से पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि
किसी का बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है तो हम सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? पार्किंसन की बीमारी में हमें ना इसके लिए थोड़ा ब्रेन को हमें डेप्थ में समझना होगा। ब्रेन में हर एक डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हमारे ऑफिसेज में या फिर हमारे शहर में डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलाइन होते हैं। तो ब्रेन के अंदर इमोशन का नेटवर्क डिफरेंट है, मूवमेंट का डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट है, वैसे ही हमारा सोचने का डिफरेंट है, जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो। अब सोचते हो कुछ लोगों की कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है कि भाई पहली बार में ये करेंगे, एक बार पढ़ेंगे हमेशा याद रह जाएगा। हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हुआ करते थे ऐसे। तो पार्किंसन है वो एक सिर्फ मूवमेंट डिसऑर्डर का नेटवर्क है, तो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें अगर आपकी बीमारी बहुत जल्दी से बढ़ रही है तो इसको हम उसको पेसमेकर लगा के सर्जरी करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको बाकी की आपकी लाइफ है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह रहेगी। क्योर को अगर छोड़ दें तो और क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं आपको? मैं हमेशा सारे पार्किंसन पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं छोड़नी है। अच्छा। क्योंकि आपका ये एक प्रोग्राम है जो आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब वही चीज़ बार बार करोगे तो आपका ब्रेन उसको डिजेनरेट नहीं होने देगा। यही पेशेंट जो ट्रेडमिल पे काम करेंगे, जिम जाएंगे, अपना योगा करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, वॉकिंग डेली करते रहेंगे, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू पार्किंसन पेशेंट्स जो घर में ही बैठे रहेंगे। सर मोहम्मद अली तो बॉक्सर थे, बहुत फिट थे। वो बहुत फिट थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इससे बीमारी नहीं होगी, पर अगर आप और फिटनेस के टाइम पे भी मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनको आपको ऐसे पेशेंट्स में कई बार इमोशनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप डिप्रेस हो जाते हो कि आपको अब लिमिटेशन आ गई, पहले जो इंडिपेंडेंट थे तो इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा चाहिए होता है कि जिसमें मोटिवेशन से आप वही चीज़ करते रहे। सही बात है। इसके अलावा मेडिकल थेरापी है। आपको अगर कोई ऐसा पार्किंसन की डायग्नोसिस हो तो आप अर्ली मेडिसिन स्टार्ट करें। मेडिसिन स्टार्ट करना काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि एक बार मैं मेडिसिन स्टार्ट करूंगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो ये ज़रूरी नहीं है। ये तो हमारे यहाँ बहुत हर बीमारी में है। कोलेस्ट्रॉल की दवा इसलिए नहीं खा रहे हैं, आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो पार्किंसन की दवाई मैं शुरू करूंगा तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, आदत पड़ जाएगी। तो दिक्कत क्या है? नहीं, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल हो रही है, आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ रही है, आपको बाहर जाना बंद नहीं करना पड़ रहा है, आपको किसी से मिलने में शर्म नहीं आ रही है, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो ये आदत नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। तो मैं ये दो चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आप योगा, फिजिकल एक्टिविटी करो, आप मेडिसिन करो, और अगर आपकी मेडिसिन असर करना कम कर दे या फिर आपकी बीमारी बहुत जल्दी से बढ़ जाए तो आपको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। कभी ऐसा भी सुना है सर आपने कि पार्किंसन रहा हो, सिम्टम्स बहुत कम रहे हों, लेकिन पेशेंट जो है पैनिक से उसको बढ़ा लिया हो बहुत ज़्यादा सिम्टम को? एंग्जाइटी से और आपके ख्यालों से आपके सिम्टम्स बदलते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। हम भी कई बार ऐसे जिनको पार्किंसन नहीं है, जैसे मुझे आपको, तो हम भी कई बार सोचे कि आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और आज मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ। तो ये भी हमारे इमोशंस के साथ आपकी एनर्जीज भी वेरी करती है। सेम चीज़ पार्किंसन के पेशेंट्स में भी होती है। अगर वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, ज़्यादा पैनिक होते हैं, ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, तो उनके सिम्टम्स और ट्रेमर्स बढ़ जाती है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट्स अगर पहली बार डॉक्टर के चेंबर में घुस रहे हैं तो उनके सिम्टम्स तुरंत सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो एंग्शियस होते हैं। फिर घर वाले बोलते हैं कि घर पे तो बिल्कुल ठीक थे, आपके सामने आते ही हो जाता है ये सब चीज़ें। तो ये एंग्जाइटी से और पैनिक से होता है ये चीज़। कैसे डायग्नोज करते हैं, मैं ये पूछना भूल गया कि जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो लिपिड प्रोफाइल करा लेगा, बिल्कुल, MRI, CT स्कैन, इसमें कैसे डायग्नोज करते हैं जिससे श्योर हो जाते हैं कि आप इसको पार्किंसन है? तो पार्किंसन का डायग्नोसिस को हम हमेशा बोलते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो डॉक्टर आपको देख के डायग्नोस करेगा। इसमें आपकी जो हिस्ट्री होती है कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस साइड से शुरू हुआ, क्या क्या सिम्टम्स है, कुछ और सिम्टम्स तो नहीं है, तो ये सब हिस्ट्री के बेसिस पे डायग्नोस करते हैं। पर पार्किंसन जैसी कुछ अनेक बीमारी है जिसको हम PSP बोलते हैं या MSA भी बोलते हैं, तो अगर हमें ऐसा मिक्स पिक्चर सा लगता है तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन आपने सुना होगा, जो ब्रेन का पूरे बॉडी का कई बार होता है। तो पेट स्कैन दिखाता है कि आपका ब्रेन का एक हिस्सा है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो उससे आपको बाकी सारी बीमारी को रूल आउट करना ईजी हो जाता है। पर अगर आप इसके MRI करेंगे तो MRI में आपका नॉर्मल आता है। MRI में पता नहीं चलता है। एपिलेप्सी में करते हैं, हाँ जी, वो टेस्ट भी होते हैं इसमें? EEG होती है, पर EEG पार्किंसन के लिए हेल्पफुल नहीं है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और अगर आपको क्लिनिकली डाउट होता है तो आपको पेट स्कैन की, स्पेशल टाइप के पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दोबारा ट्रीटमेंट पे आते हैं सर।
कभी ऐसा कोई पेशेंट में इसको फिजियोथेरेपी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी हो? हर एक पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। पार्किंसन के डिजीज़ में ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का भी, क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। अगर नहीं कराएंगे तो आपकी बीमारी जल्दी से तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आप बता रहे हैं कि 3 पीढ़ी से किसी आपके दोस्त के जानने वाले को उनको पार्किंसन है। हाँ जी। तो इसका साइलेंट फेज कौन सी एज ग्रुप होती है? साइलेंट फेज 30s के आसपास की एज ग्रुप होती है। अगर आप नोटिस करते हो कि आपके दोनों हाथ से एक साइड में कुछ ट्रेमर्स आपको कभी कभी आ रही है, कभी कभी इसमें टाइटनेस महसूस हो रही है, आपको वेग सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि आपको स्मेल में प्रॉब्लम होती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होते हैं, आपकी बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर होती है, तो ये सारे वेग सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो ये आपके साइलेंट फेज है। फिर धीरे धीरे जाके वो सिर्फ मूवमेंट फेज पे आएगा। मूवमेंट फेज में आप एक तरफ से, अगर आपका राइट साइड से शुरू हुआ तो आपको ज़्यादातर सिग्नेचर वगैरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कप होल्डिंग में पानी छलकता है, या फिर आपको खाने वगैरह में दिक्कत होती है। फिर और भी नज़रअंदाज किया तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और लास्ट स्टेज में ऐसा भी होता है कि आप व्हीलचेयर या बेड से ऊपर उठ ही नहीं पाते हो, तो वो बहुत ही डेबिलिटेटिंग स्टेज होता है। फिर अभी सर मैं पढ़ता रहता हूँ कि न्यूरोलॉजी में बहुत नई नई रिसर्च आती रहती है हमेशा। शायद सब ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अभी कुछ इसके ट्रीटमेंट में या कि अर्ली डायग्नोज करने में कुछ नया रिसर्च है, चल रहा है कुछ? अर्ली डायग्नोसिस में आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस में, जैसे मैंने बताया, वो आपके अर्ली सिम्टम्स है और जिसको आप बेशक करके आप डायग्नोस कर सकते हो। जहाँ तक ट्रीटमेंट के सवाल है, तो अब हमारे पास ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब हम ना सिर्फ ब्रेन में अंदर करके उसको ठीक करते, हम ब्रेन को पढ़ भी लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेन सेंसिंग। तो ये चीज़ में हम ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और ब्रेन के अंदर जब फ्लक्चुएशन आने वाले होते तब उसको करंट देके कंट्रोल कर देना होता है। तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको पार्किंसन की बीमारी है, आपको अगर आप चल रहे हो और चलने से पहले आपका पैर में जकड़न होने वाली और आप गिरने वाले हो, अगर आपका ये डिवाइस अंदर लगा हुआ है तो गिरने से पहले ही उसको सेंस कर लेगा कि आपके अंदर वो गिरने वाले हैं और उसको अंदर करंट देके उसको ठीक कर देगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा तो आप गिरने वाले थे और आप इसको लाइक पेसमेकर। इट इज़ लाइक अ पेस मेकर। इसको हम ब्रेन पेस मेकर बोलते हैं। पर पेस मेकर सिर्फ एक जगह पे पेस करता है, वो पढ़ता नहीं है। तो ये 2 वे है, वो ब्रेन को सेंस भी करेगा और अपने हिसाब से अपने पेसिंग को मॉड्यूलेट भी करेगा। जैसे हम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया है, आगे अगर गाड़ी है तो अपने आप गाड़ी स्लो भी हो जाएगी। सेम चीज़ इसमें भी है, आपका ब्रेन ज़्यादा ही स्लो होने वाला है तो वो अपने आप अपनी स्पीड को, पेसिंग को चेंज कर देगा। तो और एआई के आने के बाद भी कुछ बदलाव आया है इसमें? एआई के आने के बाद ये जो क्लोज लूप एडेप्टिव डीबीएस है, इसमें बदलाव आया है कि वो आपके पैटर्न को पढ़ता है कि आपको महीने में कौन से टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कौन से दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से अपने पेसिंग को कंट्रोल कर लेता है और आपको गिरने और आपके सिम्टम्स आने से पहले ही बचाता है। आप सरप्राइज होंगे कि आपके ब्रेन की इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत टाइप की होती है। जैसे अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन का काम होता है, सपोज आप पियानो बजाते हो तो आपको उस टाइम पे ट्रेमर्स नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे वो बाहर रिमोट से अपने प्रोग्रामिंग को सेट कर देता है कि पियानो वाला प्रोग्राम है तो मेरे हाथ से ट्रेमर्स चली जाएगी। जब उसको वॉकिंग के लिए जाना है तो उसको ट्रेमर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके वॉकिंग में स्लोनेस नहीं चाहिए, तब वो प्रोग्राम चेंज कर देगा मोबाइल से कि अब उसको वॉकिंग वाला प्रोग्राम करना है। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और सर अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अक्सर जो लोग झिझकते हैं डॉक्टर के पास आने से और जागरूक नहीं है, सिम्टम्स इग्नोर करते हैं, उनको आप कुछ अगर सलाह देना चाहें? बिल्कुल। देखिए, न्यूरो की बीमारियाँ, मूवमेंट डिसऑर्डर्स या पार्किंसन की बीमारी, ये एक स्टिग्मा आज के ज़माने में नहीं होना चाहिए। हम 2026 में जी रहे हैं, हमारे 21st सेंचुरी को भी 1/4 ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे देश में स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप सही डॉक्टर का कांटेक्ट करें, आप सही जगह पे दिखाने जाए और जिससे आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। आज के टाइम में हमारे पास ज़्यादातर बीमारियों को कंट्रोल करके आपको बेहतर करने का इलाज अवेलेबल है, पॉसिबल है, बिना कोई हार्म के, बिना कोई एक्स्ट्रा
आपके खर्च करने के बारे में। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके, और ये चीज़ आप सबको बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपके आसपास का जो आपका सर्कल है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में जाए तो ऑफिस में बता दें, अगर आपका वर्क प्लेस है आपके घर में रिश्तेदारों को बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, इससे आपके कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगे, क्योंकि किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। वही बात है, आप अगर ऑफिस में बता देंगे और आपको अगर, तो सब लोग संभल के रहेंगे कि आप गिर ना जाओ, आपको हेल्प ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ आज भी कोई अगर किसी पे हंसता है तो आपको ये चीज़ अवेयर होने की ज़रूरत है कि भाई ये एक रियल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, ये किसी के हाथ में नहीं है और ये किसी के सोचने से नहीं हो रही है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है। ट्रीटमेंट से बिल्कुल घबराना नहीं है। ट्रीटमेंट पिछले 70 ईयर्स से, 7 दशकों से अच्छे से ट्रीटमेंट इसकी चल रही है, बहुत असरकारक है, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है। अगर ट्रीटमेंट या ऊपर नीचे हो तो इसका सर्जरी भी होती है जो की होल होती है, और आपके बहुत वीडियोस होते हैं, उससे भी अच्छी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। तो बिल्कुल बेझिझक होकर इसमें ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। शुक्रिया सर आने के लिए, इस पे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने ये जाना कि पार्किंसन की बीमारी धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स को, लक्षण को अगर हम पहले पहचान लें तो काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट, काफ़ी हद तक जो है आपकी लाइफस्टाइल सुधर सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।